हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इन दिस सेशन हम आज कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में शुरू करते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में, कि उपभोक्ता की संस्थिति कैसे होती है और उसका नियोक्लासिकल या उसका मार्शल दृष्टिकोण क्या कहता है उपभोक्ता की संस्थिति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि तो उपभोक्ता, जैसे आप हैं, आप मार्केट में जाते हैं तो आप किसी वस्तु का क्रय करते हैं तो आपका क्या व्यवहार होता है, वही है एक्चुअली उपभोक्ता का व्यवहार। क्योंकि वहाँ पे आप एक उपभोक्ता की तरह जो है क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए क्या क्या होता है। जो भी वस्तु खरीदेंगे कि क्रय, या उसकी मांग क्या है या उसकी सप्लाई क्या है, ठीक है, उसके उपभोग की मात्रा के संबंध में, मतलब कितना आपको लेना है, 1 किलो आलू लेना है कि 2 किलो टमाटर लेना है। ठीक है, मतलब क्या चीज़, उसका मूल्य क्या होगा, उसकी मांग कितनी है और उपभोग की मात्रा के संबंध में, यानी कि आपको कितना लेना है। तो इन चीज़ों के बारे में जो भी कोई उपभोक्ता होगा वो विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार करता है, ठीक है, आप कैसे व्यवहार करेंगे, तो वही हो गया उपभोक्ता व्यवहार। यानी कि जैसे आप मान लीजिए आलू खरीदने गए हैं तो आपका व्यवहार किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, मतलब कि आप कितना लेंगे, और उसका दाम क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, आपको कितनी ज़रूरत है उसकी। तो इन सब चीज़ों में जो आपका व्यवहार रहेगा, जो आपका एक मतलब एक मनोवैज्ञानिक पहल होगी या जो आप सोचेंगे, वही होगा उपभोक्ता व्यवहार। ठीक है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, देखिए ये जो है आपकी आय के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि आपकी इनकम कितनी है। अन्य वस्तुओं के मूल्य पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आलू बहुत महंगी है, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे दूसरी सब्ज़ी खरीद लेने की। रुचि क्या है आपकी, अगर आपको बहुत पसंद है भिंडी की सब्ज़ी तो भले महंगी है तो आप उसको लेंगे ही। फैशन और उपभोक्ता की संपत्ति, ठीक है, भविष्य में आपकी इनकम क्या होने वाली है उसके हिसाब से आप सोच के खर्च करेंगे। तो और आपकी आय की निश्चितता क्या रहेगी, ये सब ऐसे जो है कुछ वेरिएबल हैं या चर हैं जो किसी उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये आप अगर अपने आप को एक एज अ कंज्यूमर रख के देखेंगे, उपभोक्ता रख के देखेंगे, तो चीज़ें आपको एकदम कंफर्म हो जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको एक्चुअली में प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। तो अब जैसे यहाँ पे आगे कह रहा है कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग, मतलब जो आप क्रय करेंगे वो आपकी मांग होगी, ठीक है, तो वो आप क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी कुछ आवश्यकता है, आपको भूख लगी है और उस वस्तु में आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। ठीक है, मान लीजिए आपको भूख लगी है, आप आम खाना चाहते हैं, तो उस आम में क्या है, संतुष्टि की क्षमता है, वो आपकी भूख को ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो इसलिए आप उसको खरीदते हैं। और जो वस्तु की ये क्षमता होगी वही उपयोगिता कहलाती है। एक्चुअली में ये उपयोगिता की परिभाषा है। ठीक है, उपयोगिता क्या होती है, आपकी आवश्यकता को जो वस्तु संतुष्ट कर दे, तो संतुष्ट करने की जो उसकी क्षमता है, जो उसकी शक्ति है, वही उसकी उपयोगिता कहलाती है। अब किसी वस्तु की उपयोगिता इस मामले में ज़्यादा हो सकती है, किसी वस्तु की उपयोगिता इस मामले में कम हो सकती है, यदि इसको साधारण रूप से देखा जाए। अन्य अन्य परिस्थितियों में ये अलग चीज़ हो जाएगी। जैसे ज़्यादा भूख लगी होगी आपको, तो आपको सिर्फ ये सोचना होगा कि बस कहीं से 2 रोटी मिल जाती और हमारी भूख मिट जाती। लेकिन आपको थोड़ा कम भूख मिली है तो आप रोटी को अवॉइड करके कुछ और लेना चाहते हैं, यदि वो उपलब्ध है तो। ठीक, तो यही जो उपयोगिता होगी, यानी कि जो वस्तु की आपके आवश्यकता को संतुष्टि की क्षमता होगी पूरी करने की, ये उपयोगिता, ये जो है आपके व्यवहार के विश्लेषण का जो है आधार होगा। ठीक है, उपयोगिता मतलब वस्तु की उपयोगिता जो है वो आपके व्यवहार के विश्लेषण में या अध्ययन में बेस होगा, वो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट वही क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वस्तु की उपयोगिता होगी उसको 2 तरीके से नापा जाता है। पहले को कहते हैं क्रमवाचक, वहाँ कहेंगे मतलब पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी,
ठीक है, उसको क्रम से देखेंगे कि मान लीजिए पहली रोटी से आपको इतना उपयोगिता मिला, दूसरी से इतनी उपयोगिता मिली, तीसरी से इतनी उपयोगिता मिली, तो ये क्या हो गया, क्रमवाचक। वहीं दूसरा अगर आप देखेंगे संख्यावाचक, तो उसमें एग्जैक्ट संख्या ली जाएगी, 10 हो गया या 30 हो गया या 40 हो गया या 80 हो गया, 1 भी हो सकता है, मतलब 5 भी हो सकता है। क्रमवाचक में जैसे आप कहते नहीं क्रमानुसार आओ, पहले नंबर पे आ जाओ, दूसरे नंबर पे आ जाओ, तीसरे नंबर पे आ जाओ, लेकिन जब संख्या होगी तो वहाँ आप संख्या को पहली दूसरी नहीं कहेंगे, वहाँ एग्जैक्टली 1 2 3 इस तरह से आप मतलब पूर्णांक में लेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण जो है, ठीक है, नियो क्लासिकल का, ये संख्यात्मक माप पर आधारित है। ठीक है, किस आधारित है, संख्यात्मक। इसे मार्शल का समसीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो संख्यात्मक मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लिया जाएगा, उसको क्रमवाचक नहीं लेना है, उसको पूरा काउंट कर लेना है कि 20 है तो 20 है, वो पहली या दूसरी या तीसरी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्रमवाचक ये तो संख्यात्मक में हो गया, और क्रमवाचक माप पर आधारित कौन से सिद्ध कर आ जाएगा, अनाधिमान या तटस्थ वक्र दृष्टिकोण जिसको कहते हैं, और सैमुअल्सन का व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण, ठीक, रिवेल्ड प्रीफरेंस अप्रोच। तो ये क्रमवाचक माप पर आधारित सिद्धांत है, और ये जो है संख्यात्मक माप पर आधारित दृष्टिकोण है, मार्शल का समसीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण, जिसको नियो क्लासिकल सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं फिर से कि उपभोक्ता के व्यवहार में हमें अध्ययन क्या करना है। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो उपभोक्ता का व्यवहार पहले प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब ठीक है, तो वो जो है उसके स्थिर रहने पर अधिकतम संतुष्टि या प्राप्त करने की समस्या का अध्ययन करेंगे। मतलब जो भी आपके व्यवहार को प्रभावित करने वाले चर हैं उनको हम क्या मान लेंगे, स्थिर मान लेंगे, तभी तो ना उस समस्या का हम अध्ययन कर पाएंगे। अगर वो बदलते रहेंगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी, तो हम उसका जो है समस्या का अध्ययन नहीं हो सकता। उनको स्थिर रखना पड़ेगा जो आपके व्यवहार को प्रभावित करने वाले चर हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से सैद्धांतिक चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे इनको जो है कांस्टेंट मान लिया जाता है, रुका हुआ मान लिया जाता है। जैसा कि हम स्थैतिकी जो है संतुलन में पढ़े थे, स्थैतिकी इकोनॉमिक्स, पिछला लेक्चर आप देखेंगे जाके, तो वहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि विभिन्न चरों के परिवर्तन के संदर्भ में जो इसका व्यवहार का अध्ययन या मांग विश्लेषण है वो कैसे होता है। ठीक है, तो जब हम मूल्य मांग विश्लेषण पढ़ेंगे तो मूल्य को छोड़कर अन्य चर को स्थिर कर देंगे। जब हम इस संदर्भ में मूल्य मांग विश्लेषण पढ़ेंगे तो मूल्य को छोड़ देंगे, मतलब मूल्य बदलेगा तभी तो हम उसका अध्ययन करेंगे ना, कि मूल्य के बदलने पर उपभोक्ता का व्यवहार कैसे बदलता है। ठीक है, और अन्य चर स्थिर रहेगा, वो रुका मतलब कांस्टेंट रहेगा। और आय मांग विश्लेषण में उपभोक्ता की आय को छोड़कर अन्य चर स्थिर कर लिए जाएंगे, यानी कि जो आपकी इनकम है वो घटेगी बढ़ेगी तो आपका व्यवहार कैसा होगा, एक उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होगा, ये हम देखेंगे। तब उस दृष्टि में जो है अन्य चरों को हम क्या कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे। ठीक है, और एक थर्ड चीज़ें आती है तिर्यक या आड़ी मांग विश्लेषण। इसमें जो है अन्य वस्तुओं के मूल्य से तुलना करेंगे हम, यानी कि जो उसके सापेक्ष मूल्य है या मतलब उसकी तुलना जिस वस्तु से की जा सकती है। ठीक है, तो उसके मूल्य में परिवर्तन होगा कम या ज़्यादा, तो उस स्थिति में आपका क्या व्यवहार होगा। जैसे मान लीजिए आपको फ्रूट्स खाने का मन है, केला और आम 2 चीज़ें बाज़ार में हैं, तो अब उन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आप कि किसका मूल्य ज़्यादा है किसका मूल्य कम है। ठीक है, तो मूल्य अन्य वस्तुओं का परिवर्तन होगा और सभी चर स्थिर होंगे। तो इन तीनों कंडीशन में तीनों चीज़ें अलग अलग होंगी। पहले में जहां आप मूल्य मांग विश्लेषण कह रहे हैं वहां केवल उस पर्टिकुलर वस्तु का मूल्य बदलेगा, बाकी अन्य चर क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। आय मांग विश्लेषण में आपकी आय वेरिएबल हो जाएगी, मतलब वो कम या ज़्यादा होगी, तब आपका क्या व्यवहार रहेगा। आप मतलब एक उपभोक्ता हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आसानी से समझें। जब भी हम कोई सिद्धांत पढ़ें अगर उसको अपने पे इम्प्लीमेंट करें तो थोड़ा व्यवहारिक रूप से आसान हो जाती है। ठीक है, और तिर्यक या आड़ी मांग विश्लेषण में हम अन्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को लेंगे
वहाँ पे परिवर्तन होगा, बाकी चर जो हैं क्या हो जाएंगे, वो स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो हम समस्याओं का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है विभिन्न सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? संख्यात्मक माप पर कौन सा है? मार्शल का समसीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण, जो अभी हम पहले बताए थे, जब हम उपयोगिता को संख्यात्मक माप पे तौर पे लेंगे। लेकिन जब उपयोगिता को क्रमवाचक लेंगे तो उसके लिए हम अनाधिमान वक्र विश्लेषण लेंगे और सैमुएल्सन का वक्राधिमान दृष्टिकोण लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम संख्यात्मक माप पे चल रहे हैं तो इसलिए हम मार्शल का समसीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण पढ़ेंगे। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर यहाँ से। अब हम पहुँचते हैं, थोड़ा सा यहाँ आप एक देख लीजिए कि क्या होता है जो है उपभोग उपयोगिता समसीमांत उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिए, एक यहाँ पे हम जो है अच्छा ठीक है, वो बाद में आएगा टेबल। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं उपभोग क्या है। ठीक है, तो उपभोग क्या है? उपभोग वह क्रिया है जिससे किसी आवश्यकता की संतुष्टि के रूप में प्रत्येक इकाई से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, उपभोग क्या है? जैसे आपको भूख लगी है तो आप रोटी खा रहे हैं, तो एक रोटी खाएंगे तो आपका भूख कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी उपयोगिता घटती जाएगी वस्तु की। 2 रोटी खाएंगे तो आपको भूख और कम हो जाएगी, 3 खाएंगे तो और, मतलब प्रत्येक इकाई के साथ उसकी उपयोगिता घटती जाएगी। किसकी? उस वस्तु की। ठीक है, तो वो जो क्रिया उस दौरान चलेगी वही क्या है? उपभोग है। कंज्यूम, जो आप मतलब कंज्यूम करेंगे, उपभोग करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही अन्य वस्तुओं के संदर्भ में भी रहेगा, केवल रोटी ही नहीं। वो आप सोचिएगा थोड़ा सा तो आपको आसानी हो जाएगी इस मामले में। ठीक है, चलिए उपयोगिता क्या होता है? आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्रिया उपभोग है तथा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की वस्तु की जो क्षमता है वो उपयोगिता है। ठीक है, भूख आप कम हो रही है, कैसे हो रही है? किस क्रिया से हो रही है? आप रोटी खा रहे हैं, यानी कि रोटी का उपभोग कर रहे हैं, तो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्रिया उपभोग हो गई, और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तु की जो क्षमता है वो उपयोगिता हो गई। यानी कि एक रोटी खाए आप तो आपकी कितना भूख कम हुआ, दूसरी रोटी खा लिए तो आपका भूख कितना कम हुआ। तो वो जो रोटी के भूख की क्षमता को कम करना है वो क्या हो गया? उपयोगिता हो गया। ठीक है, उपयोगिता क्या है? एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। ठीक है, आपका दूसरा कुछ हो सकता है उपयोगिता, मतलब आपके संदर्भ में, और दूसरे लोगों के प्रति जो है संदर्भ में दूसरी उस वस्तु की जो है उपयोगिता बदल जाएगी, जो समय स्थान और व्यक्ति के साथ बदलती रहती है। जैसे आप मान लीजिए कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए चावल की उपयोगिता क्या है? चावल की उपयोगिता प्रायः कम है। लेकिन वहीं पे अगर आप जो है साउथ इंडिया में चले जाते हैं तो वहाँ आपको चावल ज़्यादा, वहाँ पे लोग खाएंगे, तो वहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसके लिए चावल की उपयोगिता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये समय स्थान और व्यक्ति के साथ बदलती जाती है। समय का मतलब जैसे मान लीजिए कि मौसम में परिवर्तन हो गया। ठीक है, स्थान का तो अभी एग्जाम्पल ले लिया, व्यक्ति का भी एग्जाम्पल ले लिया। तो ठंडी में आपकी जो है उपयोगिता वस्तु बदल जाएगी, आप कुछ और वस्तु को खाना पसंद करेंगे। गर्मी में आपकी जो है वस्तु का उपभोग जो है दूसरी वस्तु को करने लगेंगे, तो वो उपयोगिता उसकी बदलती जाती है। यानी कि ठंडी के मौसम में आप कोको कोला की उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा होगी, वहीं गर्मी में आपकी उपयोगिता चाय के प्रति ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। चलिए फिर यहाँ कह रहे हैं कि उपयोगिता की माप के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। भाई देखिए, मतभेद तो लोगों में हर वस्तु के लिए होता है, दुनिया में कोई वस्तु परफेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब मतभेद होना तय है। जहाँ 2 लोग हैं तो दोनों लोगों का नज़रिया एक वस्तु के प्रति जो है अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख लेते हैं कौन क्या कह रहा है। मार्शल का मानना है कि उपयोगिता नापी जा सकती है। कौन मानता है? ये मार्शल मानते हैं। वहीं हिक्स, एलन और सैमुएल्सन कहते हैं कि उपयोगिता को नापा नहीं जा सकता, बल्कि संतुष्टि का स्तर ही व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है तो यहाँ से 2 चीज़ें उभर के आ गई।
फिर वही बात, संख्यात्मक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण, तो ये दोनों हैं क्या, इनको भी हम थोड़ा डिटेल में देख लें तो आने वाली जो है आगे चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। चलिए संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में देख लेते हैं। तो मार्शल कहते हैं कि उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा। कौन कहता है? मार्शल कहते हैं। तो ये कहते हैं कि वस्तु के लिए हम क्या देते हैं? मुद्रा देते हैं। तो जो मुद्रा होती है वो उसकी उपयोगिता के लिए दी जाती है, ठीक है। वस्तु की जितनी ज़्यादा उपयोगिता रहेगी आप मुद्रा देने के लिए उतने तत्पर रहेंगे। तो आता है फिर ये आगे कहते हैं, यही मतलब सीधी सीधी बात हो जाएगी कि जो वस्तु की उपयोगिता हो गया उसके द्वारा ली गई या दी गई मुद्रा के बराबर हुई, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 1 गिलास दूध खरीदते हैं तो आप उसके लिए 10 रुपये देते हैं, तो 1 गिलास दूध की उपयोगिता किसके बराबर हो गई? वो 10 रुपये के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से समझने का प्रयास करिए आप, ठीक। यानी कि सीधे सीधे मार्शल का ये कहने का मतलब है कि किसी वस्तु के बदले दिए जाने वाला मूल्य ही उस वस्तु की उपयोगिता का माप हुआ। यानी कि उस वस्तु की उपयोगिता क्या है अकॉर्डिंग टू मार्शल? जितना आप उसके लिए मूल्य देने के लिए तत्पर हैं, ठीक है। जितना आप मूल्य दिए वही उस वस्तु का क्या है? उपयोगिता है। तो इस तरीके से मार्शल वस्तु की उपयोगिता को माप रहे हैं, ठीक है। क्रमवाचक में विश्लेषण में पैरेटो, एलन और जे.आर. हिक्स, सैमुएल्सन आदि कैसे नापते हैं? इनका कहना है कि उपयोगिता बदलती रहती है तो उसका माप संभव नहीं है, ठीक है। इनका कहना है कि उपयोगिता बदलती रहती है और जब चीज़ें कोई बदलती रहती हैं तो उसका माप जो है संभव नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि केवल संतुष्टि या उपयोगिता का स्तर ही व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि पहली, दूसरी या चौथी की बात की जा रही है। मान लीजिए आप 4 रोटी से आपका पेट भर गया तो कहा जाएगा कि चौथी रोटी के बराबर जो है आपकी आवश्यकता की जो है उपयोगिता रोटी की है, ठीक है। तो उपयोगिता की माप की जो संख्यात्मक विधि है वो एक निरपेक्ष विधि है, ठीक है। संख्यात्मक विधि जो है जिसको मार्शल बताए हैं वो क्या है? निरपेक्ष विधि है। जबकि क्रमवाचक क्या है? वो सापेक्ष विधि है। और सापेक्ष विधि मापने को लिए अनादिमन वक्र की सहायता हम लेंगे, वो जो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 3 टर्म समझेंगे। औसत उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता होती है क्या, और कुल उपयोगिता क्या होती है। तो इसके लिए थोड़ा हम पहले एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे आप यूनिट ले लेंगे या इकाई उस वस्तु की जिसका आप उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे? उसकी उपयोगिता, ठीक है। उसकी उपयोगिता ले लेंगे, यूटिलिटी, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे आप ले लेंगे उसकी टोटल यूटिलिटी, ठीक, कुल उपयोगिता ले लेंगे। और यहाँ पे ले लेंगे एवरेज यूटिलिटी यानी कि औसत उपयोगिता। और यहाँ पे क्या ले लेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए आप 1 रोटी खरीद लिए, ठीक है। उसकी उपयोगिता 8 थी तो टोटल 8 हो जाएगा, एवरेज भी 8 हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली खा लिए आप, उसकी उपयोगिता ज़्यादा थी क्योंकि आपको भूख ज़्यादा लगी थी। अब आप दूसरी खाएंगे तो दूसरी से जो उपयोगिता मिलेगी वो 5 हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पे कितनी हो गई? 8 5 13। भाई टोटल आप 8 और 5 2 यूटिलिटी आपके लिए यूज़ हुआ है तो 13 हो गया। एवरेज कितना हो जाएगा? टोटल अपॉन टोटल यूनिट की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.5। और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हो जाएगा वो 13 में से आप 8 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरह तीसरी यूनिट जब लेंगे तो उसके लिए मान लो उपयोगिता 1 रह गई, तो टोटल कितना रह गया? आप 14 हो गया। टोटल तीनों का कर लीजिए, ठीक है। एवरेज कितना हो जाएगा? 4.67 हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे 14 जो है टोटल हो गया। तो टोटल 14 में से इसका पिछला जो है 13 आप घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। सॉरी।
तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें निकाली जाती हैं। अभी आपको और कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, देखिए पहली चीज़ ये आप देख लीजिए, सीमांत उपयोगिता की जो धारणा थी उसका प्रतिपादन कौन किया था? वान वीजर। ये टीजीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, ठीक है। वान वीजर ने सबसे पहले सीमांत उपयोगिता कॉन्सेप्ट दिया था, इसकी अवधारणा को दिया था, ठीक है। तो जो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की बात हो रही है, ये देखिए, तो उपभोग की क्रिया में पहली इकाई के उपभोग से लेकर अंतिम इकाई के उपभोग तक प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता का कुल योग क्या हो जाएगा? कुल उपयोगिता हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसने किसी वस्तु की n इकाइयों का उपभोग किया, तो पहली की उपयोगिता, दूसरी की उपयोगिता, तीसरे की उपयोगिता और nवीं की, ये आप टोटल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कुल उपयोगिता, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। चलिए अब जब एवरेज यूटिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा? टोटल यूटिलिटी में से जितनी इकाई आप यूज़ किए हैं उससे आप भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा औसत उपयोगिता, ठीक है, एवरेज यूटिलिटी, ठीक, ये हो गया। अब ये तो आसान है, कुल का मतलब जोड़ देना है, टोटल यूटिलिटी जोड़ दीजिए, एवरेज आप निकालते नहीं, जैसे एवरेज, तो जितना यूज किए हैं टोटल यूटिलिटी और जितना आप उसके लिए वस्तु की इकाई यूज़ किए हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सीमांत कैसे निकाला जाता है? सीमांत उपयोगिता, दरअसल सीमांत जो होता है इसका देखिए अर्थ ही होता है सीमांत, मतलब सीमा के अंत में, ठीक है। तो किसी वस्तु की लास्ट वाली इकाई से कितनी उपयोगिता मिल रही है वही होती है सीमांत उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? जो जिस वस्तु की आप अंतिम इकाई को यूज कर रहे हैं उससे मिलने वाली कुल उपयोगिता ही जो है सीमांत उपयोगिता होती है। जैसे देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी ले लिया गया nवीं इकाई का, यानी n और n-1 का घटा दिया गया, n- का घटा दिया गया तो इसका आ गया। जैसे मान लीजिए आप जो है अभी जो सारणी में देखे थे हम, वहाँ से मान लीजिए कि आप 2 इकाई यूज किए हैं, तो 2 इकाई में आपका जो टोटल है 13 है, ठीक है, और तीसरी इकाई लिए तो 14 आ गया, तो तीसरी इकाई के लिए उपयोगिता में बढ़ोतरी कितनी हुई? तो इसमें से इसको घटाइए 1 हुई, तो यही हो गई सीमांत उपयोगिता, यानी कि nवीं इकाई से जो उपयोगिता मिल रही है वही सीमांत उपयोगिता हो गई आपकी, वही जो आखिरी से मिले, ठीक है, लास्ट वाली से मिले। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है समझ लीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता शून्य तथा ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता शून्य और ऋणात्मक हो सकती है, ये सब तथ्य हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संतुष्टि के अधिकतम स्तर पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य होगी, और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। इसको इस चित्र में आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये इसमें दिखाया गया है यहाँ पे कुल उपयोगिता, और नीचे दिखाया गया है यहाँ पे यूनिट की संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए शुरू में जब आप पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई देख रहे हैं तो तेज़ी से बढ़ रहा है कुल उपयोगिता, ठीक है। यहाँ पे उच्चतम बिंदु पे फिर मतलब यहाँ पर आपकी भूख खत्म हो गई। जब आप रोटी की 5 इकाई खा लिए हैं, 5 रोटी, तो आपकी भूख खत्म, तो वहाँ से अब उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? घटने लगेगी। तो उस दृष्टिकोण में देखिए सीमांत उपयोगिता देखिए ये दूसरी इकाई पे सबसे ज़्यादा है, और ये जहाँ पे आपका मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, वहाँ पे ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वही तो पूर्ण संतुष्टि बिंदु होता है ना भाई। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा यानी कि आपकी भूख खत्म हो जाएगी, तो आप उसके बाद फिर क्यों जो है रोटी का उपभोग करना चाहेंगे? एक समझदार उपभोक्ता उसके बाद अपने ध्यान को व्यय नहीं करेगा, वहीं पे वो रुक जाएगा, तो वो हो जाएगी पूर्ण संतुष्टि बिंदु। तो जब टोटल यूटिलिटी घटने लगेगी तो तुरंत जो है यहाँ पे देखिए मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ये जितनी चीज़ें लिखी हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता शून्य हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। संतुष्ट के जो अधिकतम स्तर पर होगा वहाँ पे सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, क्योंकि उसके बाद अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता उसके लिए शून्य होती है, ठीक है। मतलब भूख लगी है, फिर अगली रोटी, उसके लिए कोई उपयोगिता मायने नहीं रखती है। और जब टोटल यूटिलिटी घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है, ठीक। तो ये हो गया।
चलिए अब देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। ठीक है, मार्शल कहते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक में की वृद्धि होने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह वस्तु की मात्रा की प्रत्येक इकाई के साथ घटती जाती है। इसकी आप जो है व्यवहारिकता ले लीजिए। मान लीजिए आपको सेब बहुत पसंद है, तो जब आप पहला सेब खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उस सेब की उपयोगिता आपके लिए बहुत मतलब ज़्यादा होगी एकदम। ठीक है, लेकिन जब दूसरा खाएंगे तो पहले की तुलना में उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी, तीसरा खाएंगे तो और कम हो जाएगी, फिर आपका पेट भर जाएगा तो चौथा पांचवा के बाद आप खा ही ना पाएंगे। तो यानी कि जब अन्य बातें समान रहेंगी, ठीक है, तो जब आप किसी वस्तु का जो है स्टॉक में वृद्धि करेंगे तो जो पहली वस्तु रहेगी वो उसकी उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही उस वस्तु की दूसरी आई मात्रा तो उसके साथ उसकी उपयोगिता क्या होगी, घटती जाती है। ये आप मोबाइल के संदर्भ में देख सकते हैं, या आप अपनी जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल या अपनी कार के संदर्भ में देख सकते हैं। आपके पास एक पहली कार आएगी तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा रहेगी, दूसरी आएगी तो उसकी उपयोगिता घटती जाएगी, तीसरी आएगी तो उसकी उपयोगिता घटती जाएगी। ठीक है, अच्छा इसका कारण क्या होता है, देखिए इसका कारण क्या बताते हैं, कुछ कारण है इसका, मतलब क्यों घटती है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता घटती क्यों है, उसका मनोवैज्ञानिक कारण है। ठीक है, तो ये वेबर हैं, एक मनोवैज्ञानिक थे, वो बताते हैं कि जो बाहरी उत्तेजकों के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रियाओं की तीव्रता क्रमशः कम होती जाती है। ठीक है, प्रतिक्रियाओं की तीव्रता क्रमशः कम होती जाती है, मनोवैज्ञानिक वेबर बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि उपभोग की क्रिया में जो आप वस्तु का उपभोग कह रहे हैं वो क्या है, वो बाहरी उत्तेजक है, और उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या है, उसकी प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक आधार है। ठीक, चलिए फिर दूसरे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि की संभावना है। इसको क्या कौन बताता है, बोल्डिंग बताते हैं। बोल्डिंग कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता के घटने की प्रवृत्ति का आधार यह है कि जो प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव है। ठीक है, यानी कि जो आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ण संतुष्टि संभव है। आपको भूख लगी है तो आप पूर्णतः जो भूख से संतुष्ट हो जाएंगे वो संभव है। आप 5 रोटी खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, तो इसीलिए उसकी जो है सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि वस्तु का परस्पर जो है पूर्ण स्थापन ना होना, यानी कि दूसरी वस्तु का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भूख है आपको, आप रोटी और मक्खन खा रहे हैं एक निश्चित अनुपात में, और हम रोटी की मात्रा को स्थिर कर दें और केवल मक्खन का प्रयोग बढ़ाएं तो मक्खन का उपयोगिता क्या होगी, निश्चित रूप से घटेगी ना। तो यही नहीं कि आप मक्खन को लगातार खाते जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। एक सीमा आएगी जो वहाँ से आप कम मक्खन लेना शुरू करेंगे और उसकी उपयोगिता क्या है, वो घटती जाएगी। अच्छा, इस सिद्धांत के लिए मान्यताएं भी कुछ हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सारा सिद्धांत जो होता है वो मान्यताओं पर टिका है। अगर आप मान्यताओं को हटा देंगे तो फिर वो किसी भी परिस्थिति में पूर्णतया सिद्ध नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या कौन कौन सी मान्यताएं हैं। पहली नंबर पे ये देखिए, ये जो है ना जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा आपकी मेंस वाली लिखित होगी, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। मान लीजिए कि जैसे वहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे 25 शब्दों में, तो वहाँ पूछ लिए कि समसीमांत उपयोगिता का जो नियम है या घटती हुई उसकी सीमांत उपयोगिता के जो घटते हुए सिद्धांत है उसकी मान्यताएँ लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको 5 मान्यताएं याद हैं तो 50 शब्द या 25 शब्द हो जाएगा। तो इसको तो पढ़ना ज़रूरी है, उसी दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी पीजीटी टीजीटी सब में ये काम देगा ही आपका। तो चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि उपभोग की क्रिया निरंतर चलनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संतुष्टि तक। ऐसा नहीं है कि आप एक सेब सुबह खाएं और एक शाम को खाएं, तब तो उसकी उपयोगिता में भाई अंतर नहीं आएगा। सुबह वाले में भी उतनी उपयोगिता रहेगी और शाम वाले में भी उपयोगिता रही। हो सकता है शाम को आप भूख लग जाए, ज़्यादा हो जाए उसकी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपका पेट ना भरे, जब तक आप भूख संतुष्ट ना हो, उसकी क्रिया क्या है, निरंतर चलनी चाहिए, उपभोग की क्रिया। ठीक है, और उपभोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु की जो प्रत्येक इकाई है उसका गुण, उसकी मात्रा, उसका स्वाद, उसका बनावट, वो सब समान होना चाहिए। ठीक है,
ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आप रोटी खा रहे हैं, पहली रोटी तो जौ की खा लिए, ठीक है, और दूसरी गेहूं की, और तीसरी में मक्खन लगा के आप खा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो तीसरी रोटी की जो सबसे ज़्यादा उपयोगिता हो जाएगी, है ना। तो उसकी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। तो वो उसके जो है गुण में, स्वाद में, बनावट में, उसकी मात्रा में समानता होनी चाहिए। यदि जौ की रोटी खा रहे हैं तो जौ की ही खाइए, और गेहूँ खा रहे हैं तो गेहूँ खाइए, मक्खन लगा खा रहे हैं तो मक्खन लगा खाइए। ये नहीं कि पहली ऐसे खा लिए दूसरी मक्खन खा लिए, तो इस दृष्टि में तो ये फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, उपभोग की यदि लंबी अवधि होगी तो उसमें जो उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चौथे में कहते हैं कि उपभोग की अवधि में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान रहनी चाहिए, ठीक है। मानसिक स्थिति समान रहने का मतलब यहाँ पे शराब का एग्जांपल लेते हैं, यानी कि 3 रोटी खाने के बाद आप शराब पी लिए, तो पता लगा नशे में तो आदमी अनलिमिटेड खा जाता है, तो फिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मानसिक स्थिति समान होनी चाहिए। जैसे आपको ये लाइन कहीं लिखना हो तो आप ये लिखेंगे, उसके बाद ये शराब वाला एग्जांपल जरूर दे दीजिए, क्योंकि शराब पीने के बाद मनुष्य की मानसिक स्थिति समान नहीं रहती है, ठीक है। उपभोग की क्रिया की अवधि में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी आप वस्तु का यूज़ कर रहे हैं उसके मूल्य में अगर परिवर्तन होगा तो फिर उसकी उपयोगिता में, उसकी सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन आना तय है। उसके वस्तु का मूल्य सेम रहना चाहिए, ठीक है। और वस्तु की उचित इकाइयों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको पानी, प्यास लगी तो आप 1-1 चम्मच पानी पी रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। मतलब उचित इकाई का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि आप अपने प्रतिदिन जीवन में जिस तरह का जीवन जीते हैं, एक व्यवहारिक उस तरीके से, जैसे आपको मतलब प्यास लगी तो आप 1 गिलास पानी पी रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण में दूसरे गिलास की जो है उपयोगिता वो घटती जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1-1 चम्मच पी रहे हैं तो आपको प्यास भाई कैसे जल्दी से ख़त्म हो सकती है। हाँ, तो क्या उचित इकाइयों का ध्यान देना है, वस्तु की उचित इकाइयों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा, कुछ अपवाद भी हैं इसमें, देखिए, ठीक है। यह नियम उस समय नहीं लागू होगा जब आवश्यकता की संतुष्टि के प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु की इकाइयाँ बहुत छोटी हों, जैसे अभी 1-1 चम्मच पानी की बात की हमने, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं जो वस्तु दुर्लभ है, मिलती नहीं जल्दी से, जैसे दुर्लभ चित्र, डाक के टिकट का संग्रह आदि क्रियाओं में यह नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि मधुर संगीत तथा अच्छी कविता के सुनने के बाद भी बार बार सुनने की इच्छा होती है, तो ये भी एक अपवाद हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। यदि आप अपना पसंदीदा संगीत दिन में मान लीजिए 10-15 बार सुन लेंगे, तो अगली बार जब सुनेंगे तो उसकी उपयोगिता उतनी नहीं रह जाएगी। समय अंतराल के बाद ही वो अच्छा लगेगा। एक दिन में लगातार आप सुनेंगे तो उसकी उपयोगिता निश्चित रूप से घटती जाएगी, ठीक है। शराब को शराब के अगले प्याले से अधिक उपयोगिता मिलती है, यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप मान्यता में क्या पढ़े थे कि उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि शराब पीते ही तो उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये अपवाद कहीं ना कहीं जो है इस संदर्भ में उचित फिट नहीं बैठता है, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों को यह मत है कि मुद्रा के संचय के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि धन को इकट्ठा करने की इच्छा बलवती होती जाती है, परंतु धन को द्रव की सीमांत उपयोगिता कम तथा गरीब को अधिक होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि मुद्रा के संचय के संबंध में यह नियम नहीं लागू होता है, ठीक है। लेकिन जो है मुद्रा की जो उपयोगिता है वो अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी। जिससे मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति है तो उसके लिए 100 रुपये की उपयोगिता जो है वो कम होगी एक गरीब व्यक्ति के पास जो 100 रुपये है उसकी तुलना में। गरीब के पास जो 100 रुपये है उसकी उपयोगिता इसकी तुलनात्मक में ज़्यादा होगी। तो धन इकट्ठा करने की जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो गरीब और अमीर के मामले में अलग अलग उसका होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता की संस्थिति कैसे डिसाइड करवा रहे हैं मार्शल, जो मतलब उपयोगिता विश्लेषण प्रतिस्थापन का सिद्धांत देते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, समझिए कि उपभोक्ता की हम संस्थिति पढ़ेंगे, कहाँ पे उसकी संस्थिति होती है, और मार्शल का समसीमांत उपयोगिता विश्लेषण देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, प्रतिस्थापन का सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को उपभोग करना,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मान्यता देख लीजिए आराम से। कह रहे हैं उपभोक्ता विवेकशील है, वह दी हुई आय तथा मूल्य की सीमा के अंदर कुल उपयोगिता को अधिकतम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके पास जो आय है और जो वस्तु की मूल्य की सीमा है उसके अंदर ही वह कुल उपयोगिता को अधिकतम करने की कोशिश करेगा। ठीक, सीमित साधन या सीमित मौद्रिक आय उपभोक्ता के पास जो भी हैं वो सीमित हैं। उपयोगिता की क्या होगी, यहाँ पे संख्यात्मक माप होगी। ठीक है, संख्यात्मक माप का मतलब बता चुके हैं कि नहीं, जो वो ठीक है, संख्यात्मक माप का यहाँ विश्लेषण कि विभिन्न इकाइयों से जो मिलने वाली उपयोगिता है उसको योगात्मक मानता है, अर्थात वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये मान्यताएं हैं इनकी। क्रमागत उपयोगिता हॉस नियम का क्रियाशीलन किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई को उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम सा गिरती होगी, जो अभी हमने डिस्कशन किया कि जब आप पहली वस्तु का उपभोग करेंगे उसकी जो है सीमांत उपयोगिता और जो उसके बाद वाली इकाई की सीमांत उपयोगिता होगी उससे ज़्यादा होगी, यानी कि बाद वाली की सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होगी। ठीक है, चलिए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कह रहे हैं ये बिल्कुल स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, विभिन्न वस्तु समूह से प्राप्त होने वाली उपयोगिता अलग अलग वस्तु की मात्रा पर निर्भर करेगी। वस्तुओं की जितनी ही अधिक मात्रा उपभोग की जाएगी कुल उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी। ये तो सही है भाई, वस्तुओं का जितना उपभोग आप बढ़ाते जाएंगे कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाएगी। चलिए, तो इसके लिए अब हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो वस्तु को लेंगे और उन्हीं का जो है तुलनात्मक विश्लेषण करके फिर देखते हैं कि उसकी जो है संस्थिति एक उपभोक्ता कहाँ होती है। तो इन्होंने दो वस्तु ले लिए, एक x ले लिए और एक y वस्तु ले लिए। ठीक है, अब इसी वस्तु के ऊपर जो है वह अपने सीमित साधन को खर्च करेगा, यानी कि मान लीजिए उसकी जेब में 100 रुपये हैं तो 100 रुपये वो इन्हीं दोनों वस्तुओं को खरीदने में खर्च करेगा। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं हम सुविधा के लिए कि x और y यानी कि जो दोनों वस्तुएं लिए हैं हम उसका मूल्य क्या है, वो समान है। ठीक, चलिए, अब अधिकतम संतुष्टि के लिए x तथा y की सीमांत उपयोगिता की तुलना करेंगे। तो अभी हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि x की सीमांत उपयोगिता जो है y की सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे दो जो वस्तु लिए हैं x और y, तो यहाँ हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो x की सीमांत उपयोगिता है वो y की सीमांत उपयोगिता से अधिक है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यानी कि उपभोक्ता क्या करेगा भाई, जिसकी सीमांत उपयोगिता अधिक है उसी पर न खर्च करेगा, तो वो क्या करेगा, रुपए की इकाई x पर खर्च करेगा। तो जब वो x पर खर्च कर दी या मान लिया पहली इकाई का उपभोग कर लिया, ठीक है, तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में जैसे वह और इकाइयों पे खर्च करता जाएगा तो क्या होगा, x की सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी ना। बात समझ रहे हैं ना आप भाई, x की ज़्यादा है y से सीमांत उपयोगिता, तो x पे वो पैसे खर्च करना शुरू किया, पहली इकाई खरीदा, दूसरी इकाई खरीदा, तीसरी इकाई, तो प्रत्येक इकाई के साथ उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। ठीक है, तो वो तब तक x पे खर्च करेगा जब तक x और y की सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती, यानी कि जब x और y की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाएगी तो वो फिर सोचेगा कुछ। ठीक है, तो क्या सोचेगा कि जो वो y का पैसा, यानी कि जो उसको y पे खर्च करना था, ठीक है, x पे या x से y पे मुद्रा उसका जा रहा था, वो क्रिया रुक जाएगी और यही क्या होगी, संस्थिति की स्थिति होगी। ये मतलब आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। दूसरे तरीके का मतलब यहाँ पे आप y की अधिक सीमांत उपयोगिता मान के, तो जैसे सीमांत उपयोगिता y की अधिक है तो y पे खर्च करेगा, तो वह उस पैसे को भी y पे खर्च कर देगा जो उसको x पे करना चाहिए था। ठीक है, और जब x की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है तो वो y यूनिट खरीदने के लिए जो पैसा रखता था उसका भी वो खर्च किस पे कर देगा, x पे कर देगा। और जब प्रत्येक यूनिट वो खर्च करता जाएगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। जब दोनों पे बराबर हो जाएगी तो वह x का जो
हिस्सा है वो x पे खर्च करेगा और जो y का हिस्सा है y पे खर्च करेगा। तो इस स्थिति में वो संस्थिति की स्थिति में होगा। ठीक है, चलिए अभी ये और समझ में आ जाएगा आपको, आगे देखते हैं हम। चलिए देखिए, अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो x वस्तु पर वो रुपए की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो है वो x वस्तु की सीमांत उपयोगिता या उसके मूल्य अनुपात के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। भाई समझ रहे हैं ना, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है वो किसके बराबर होगी? मार्शल क्या कहे हैं, किसी वस्तु की जो उपयोगिता होती है वो उस वस्तु के द्वारा दिए गए उस वस्तु के पे खर्च की गई मुद्रा के बराबर होता है, यही तो कहे हैं ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x, ठीक है। तो ये जो सीमांत उपयोगिता जो हो गई x अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वो क्या होगी? अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो हो गई वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन जो प्राइस है x का उससे प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो यहाँ x पर मूल्य के रूप में व्यय की गई मुद्रा प्रति इकाई x की सीमांत उपयोगिता प्रदर्शित करेगा। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि इसी स्थिति में y के दृष्टिकोण में भी यही चीज़ें होंगी। तो जैसे y वस्तु का आप सीमांत उपयोगिता लेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपान उसका वस्तु जो y का प्राइस है तो py हो जाएगा। ठीक है, तो जब MUX और अपॉन PX यानी कि इसका मान इससे ज़्यादा होगा तो वह मुद्रा की इकाई जो है यानी कि वस्तु y से हटा के x पे लगाएगा। क्यों लगाएगा x पे? क्योंकि x से उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक मिल रही है। ठीक है, चलिए तो अब इस क्रिया में क्या होगा भाई, जब वो x खरीदता जाएगा तो इसका मान कम नहीं होगा, px का मान सेम रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x प्रत्येक इकाई के साथ घटती जाएगी, px कांस्टेंट है तो ये कम होता नहीं जाएगा। x पर अधिक व्यय के कारण x की सीमांत उपयोगिता घटेगी। ठीक है, और दूसरी ओर क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे y पर कम व्यय होगा उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी मूल्य स्थिर होने पर। ठीक है, जिस इकाई का वो उपभोग ज़्यादा करेगा उसकी सीमांत उपयोगिता प्रत्येक इकाई के साथ घटती जाएगी, लेकिन जिस वस्तु का जो वो कम व्यय करेगा उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, MUX और PX का जो रेशियो होगा वो घटेगा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y जो वस्तु है और प्राइस ऑफ y का जो रेशियो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो y से x पर स्थानांतरण या y के स्थान पर x के प्रतिस्थापन की स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो दोनों अनुपात बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, MUX अपान PX का मान कम होता जा रहा है, इसका मान बढ़ता जा रहा है। पहले इसका मान अधिक था, तो जिस स्थिति पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, जब ये स्थिति आ गई MUX अपान PX इक्वल टू MUY अपान PY, तो उस स्थिति में ही संस्थिति की स्थिति होगी अकॉर्डिंग टू मार्शल। ठीक है, x की सीमांत उपयोगिता बटे x का मूल्य बराबर y की सीमांत उपयोगिता बटे y का मूल्य। ठीक, जहाँ जो मतलब प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। ये x इकाई की सीमांत उपयोगिता को बता रहा है, ये y इकाई की सीमांत उपयोगिता को बता रहा है। ठीक है, उपभोग के दौरान मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी, तो शुरू में ही मान लिया गया है। तो जो ये दोनों बराबर हो जाएंगे वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर ही तो होगा ना, जो कि क्या है, स्थिर है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपान प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपान प्राइस ऑफ y। ठीक है, वो किसके इक्वल टू होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी। ठीक, तो इस स्थिति में जब हम दो वस्तुओं को लिए थे x और y, लेकिन कह रहे हैं कि x से लेकर n वस्तुओं तक लिया जाए तो ये स्थिति हो जाएगी। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको n तक कर लीजिए, 2 है तो 2 करिए, 3 है तो 3 करिए, बढ़ता चला जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो है
अधिकतम संतुष्टि की स्थिति प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता x के स्थान पर y और y के स्थान पर x को तब तक प्रतिस्थापित करेगा जब तक कि ये स्थिति न प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर MUX/PX जो है ज़्यादा है MUY/PY से, तो y की इकाई y के स्थान पर ही वो x को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, x के लिए वो y को प्रतिस्थापित करेगा तब तक जब तक ये रेशियो बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इसी जो है प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे वो y की इकाई को प्रतिस्थापित कर रहा है x के लिए, क्योंकि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता y की तुलना में ज़्यादा है। जब y का ज़्यादा हो जाएगा तो वो y के लिए x को प्रतिस्थापित कर देगा, x को हटा देगा, कहेगा हम y का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यदि मूल्य को बराबर मान लिया जाए, जो कि है ही है, शुरू में कहा गया है, तो उपभोक्ता संस्थिति की स्थिति में वहाँ होगा जहाँ विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। इसलिए उपभोग के इस सिद्धांत को समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। समसीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का मतलब सम मतलब बराबर, जहाँ पे सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए दोनों वस्तु की, वही हो गया समसीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, चलिए इस फिगर से आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर जो है ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, चलिए यहाँ आप देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे आप देखिए, एक मिनट इस फिगर को थोड़ा ऊपर कर, हाँ ये देखिए यहाँ पे मुद्रा की मात्रा ली गई है। ठीक है, और यहाँ क्या लिया गया है, सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य अनुपात रुपए की प्रति इकाई x तथा y से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। ठीक है, समझ रहे हैं बात। चलिए ये देखिए जो RA दर्शाया गया है, RA रेखा जो है वो MUX/PX की अनुपात को दर्शा रहा है, और जो FB है वो MUY/PY को दर्शा रहा है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ और एक चीज़, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो OM है, और ये क्या है, स्थिर है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि जब उपभोक्ता x पर व्यय करेगा OX1 मुद्रा, कितना, OX1। ठीक है, ये देखिए मुद्रा की मात्रा ये है, एक मिनट फिर से यहाँ पे हम ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए OX1 मुद्रा किसके लिए, वो x के लिए जो है वो यूज़ करता है। ठीक है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता OM के बराबर हो जाएगी MUX/PX। ठीक है, यानी कि हाँ इसी प्रकार जो है, सॉरी, जो x के लिए OX1 करता है और y के लिए क्या करता है, OY1 मुद्रा व्यय करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे y1 लिखा है, OY1 y के लिए करता है, और इसके लिए क्या करता है, OX1 करता है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में देखिए x से कितना उसको उपयोगिता मिल रही है, ORTX, x से ORTX ये वाला हिस्सा, ये इनको कुल उपयोगिता मिल रही है जब ये x वस्तु के लिए OX1 मुद्रा खर्च करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, ये ORTX1 और OY से क्या मिल रहा है, OY1 मुद्रा से ये पूरा मिल रहा है। ये देखिए पूरा, आप इसको अलग अलग थोड़ा देखेंगे ध्यान से तो ये समझ में आ जाएगा। ये जो है ये y वस्तु की कुल उपयोगिता हो गई। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम x पर x1 x2 मुद्रा और व्यय कर दें, केवल x पर x1 x2। ठीक है, x पर जो व्यय कर देंगे तो x1 x2 बराबर y1 y2। तो अब यानी कि ये जो एक्स्ट्रा खर्च किए हैं यहाँ कहाँ से आया है, ये y का आया है, तो y का कम हो जाएगा। x से x2 बढ़ा दिया हमने तो y का y2 से आ गया y2 पे, यानी कि x1 x2 की जो मुद्रा की मात्रा है वो y1 y2 के बराबर है। ठीक है, तो x से x1 पर जाने के लिए हम y से y2 पे आ जाएंगे। ठीक है,
तो इस स्थिति में क्या होगी, उपयोगिता में वृद्धि होगी। किसके, x के दृष्टि में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, x1 tn x2 हो जाएगी, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है। जो x पे अतिरिक्त इकाई खर्च किए हैं वो इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब y पे कमी करने के कारण जो होगी वो y2 y1 ks हो जाएगी, ये वाला इसका जो है उपयोगिता, ठीक है। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये वाली एरिया जो है इसकी तुलना में ज़्यादा है, यानी कि जो इकाई आप छोड़े हैं पाने के लिए तो पाए तो कम है छोड़े की तुलना में। भाई छोड़ क्या रहे हैं आप, y1 से y2 पे आ गए तो y की मुद्रा छोड़ दिए ना, आप कम हो गया ना, इधर आ रहे हैं तो x से x2 पे जा रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं। लेकिन बढ़ने का परिणाम क्या हुआ आपका कि x1 x2 n t ये मिला आपको, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और छोड़ने पे आप ये छोड़ दिए इतना ज़्यादा। एक्चुअल में ये दोनों बराबर हैं, ये थोड़ा पतला बन गया है, इसको आप बराबर ही समझिएगा, यानी कि x1 x2 और y1 y2 बराबर है, ठीक है। तो ये अधिक है, तो ऐसी स्थिति जो है नहीं होगी, क्योंकि ऐसा वो उपभोक्ता नहीं करना चाहेगा कि वो ज़्यादा नुकसान करके कम नुकसान की ओर वो आना नहीं चाहेगा। तो जो है इसी तरह हम y पे बढ़ा के x1 का देख लेंगे, x1 का काम करके। तो जब आप y बढ़ाएंगे, उसका एग्जांपल ऐसे देखिए, यहाँ समझ में आएगा। जब y पे आप बढ़ाएंगे तब बढ़ाने वाला इधर आएगा, ठीक है। y1 से y3 पे आ गए तो उसके लिए x को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम करेंगे तो इस स्थिति में ये हो जाएगा x3। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया जो है कम है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। जो छोड़े हैं आप और जो ये पाए हैं, छोड़ ज़्यादा रहे हैं, मिल कम रहा है, तो इस स्थिति में उपभोक्ता ये स्थिति नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो अधिकतम उपयोगिता कब प्राप्त होगी, जब वो x पर OX1, ठीक है, ये व्यय करे और y पर OY1 व्यक्त करे, तो इनका जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्थिति संस्थिति की स्थिति हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए तो आपको चीज़ें आ जाएंगी। अब इसकी आलोचना हम देख लेते हैं, ठीक है। आलोचनाएं वही जो आपकी मान्यताएं रहती हैं उसका उल्टा कर दीजिए, वही हो गई आलोचनाएं, ठीक है। संख्यात्मक गुणमाप संभव नहीं है। सम सीमांत नियम इस मान्यता पर आधारित है कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का संख्यात्मक माप संभव है। तो वही जो लेके चले थे वही आलोचना हो गई। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहने की त्रुटिपूर्ण मान्यता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होता है, इसकी आलोचना में कह रहा है। इकाई इकाई करके द्रव्य को व्यय करने की त्रुटिपूर्ण मान्यता है, ये भी। वस्तु की अविभाज्यता है यहाँ पे, और वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, ऐसी ये सब आलोचनाएं हैं, इसकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, टिकाऊ होती हैं, तो ये भी इसका एक आलोचना का जो है बिंदु हो सकता है। अब कह रहे हैं कि इस नियम का महत्व तो कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आर्थिक अनुसंधान के क्षेत्र में देख सकते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग। कृषि क्षेत्रों में देख सकते हैं कि किस फसल का उत्पादन करें तो हमें जो है सीमित व्यय से अधिकतम आय मिल सके, ठीक है। तो इन सब का कैलकुलेशन आप कृषि में करिए। और मुद्रा तथा वस्तु की वर्तमान तथा भावी प्रयोग, यानी कि जो आपके मुद्रा या वस्तु है उसका आप अभी इस्तेमाल करेंगे तब ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी, या भविष्य में करेंगे तब उपयोगिता मिलेगी। तो ये हो गया। राजस्व के संदर्भ में इस नियम का प्रयोग होता है, ठीक है। अधिकतम समाज कल्याण के सिद्धांत जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम पर ही आधारित है, कि जो है कर निर्धारण सरकार कैसे करे कि उसको कर भी ज़्यादा मिल जाए और लोगों को ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो ये जो है इसका जो है उपयोग हो गया, मतलब इसका महत्व हो गया, कहाँ कहाँ इसका महत्व है। तो इस तरीके से ये पूरा लेक्चर रहा आपका, जो कि उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत पे मार्शल का प्रतिस्थापन सिद्धांत, समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत था। इसके बारे में हमने पूरी चर्चा की। पूरा लेक्चर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जो है
लेक्चर आते रहेंगे। इसको आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जो जीआईसी लेक्चरर या टीजीटी या पीजीटी इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहे हैं, और पूरा सिलेबस आपका जल्द ही कवर हो जाएगा। मैं ऐसी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।